गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ पे भी हैं आपके टाइम के हिसाब से आपको ग्रीटिंग्स और थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने कमेंट्स में पूछा, फेसबुक पे मैसेजेस किए और पूछा कि कब वीडियो आएंगी और आप किधर हैं। अप्रिशिएटेड अलॉट। सो चले अब हम जो सीरीज़ में वीडियोस बना रहे थे उसकी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं पूरा प्रॉमिस करता हूँ आपको कि इंशाल्लाह अब से लेके मैं प्रॉपरली फ्रीक्वेंट वीडियोस अपलोड करूँगा ताकि ये सीरीज़ जल्दी से ख़त्म हो। क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस, तकरीबन 14 वीडियोस बना ली हैं, 14 वीडियोस बना ली हैं इस सीरीज़ में। और जिसमें हमने डेटाबेस बनाया था, टेबल्स बनाए थे, रिलेशनशिप क्रिएट किया था, हमने फॉर्म्स बनाए, उनकी वीबीए कोडिंग भी की है। आज जो फॉर्म की वीबीए कोडिंग मैं करने वाला हूँ वो है प्रोडक्ट्स फॉर्म की। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकॉन भी हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो आज की वीडियो में हम छोटा सा फॉर्म है लेकिन इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। और ये फॉर्म का मकसद क्या है? फॉर्म का मकसद ये है कि जब नई प्रोडक्ट क्रिएट करनी, फर्स्ट करो ग्रॉसरी शॉप में ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। सो आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है या नई प्रोडक्ट आपने परचेज़ की है जो पहले आपने कभी सेल ही नहीं की थी। सो वो नई प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए भी कोई ना कोई फॉर्म, यूज़र इंटरफेस यूज़र के पास होना चाहिए ना। सो ये वाला फॉर्म इस्तेमाल होगा जो यूज़र इस्तेमाल करके और अपनी प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है या कर सकती है। सो ये फॉर्म की कोडिंग हम करने वाले। दो बटन हैं इसके अंदर, सेव प्रोडक्ट और मार्क इनएक्टिव, सिंपल एज दैट। इसमें जो कैटेगरी, जो जो फील्ड्स हैं वो हैं कैटेगरीज, प्रोडक्ट। कैटेगरी मतलब हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है, जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गई, फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गई, व्हाट्सो एवर डिफरेंट कैटेगरीज होती है। फिर प्रोडक्ट का अपना नाम होता है, यूओएम, यूनिट ऑफ मेजर्स, जैसे किलोग्राम्स और क्वांटिटी में आ जाता है, लीटर्स में आ जाता है। ये यूओएम है, यूनिट ऑफ मेजर्स। चूज सप्लायर, किस सप्लायर ने वो प्रोडक्ट सप्लाई की है, कितनी परचेज कॉस्ट प्राइस है आपकी, कितने में आपने ख़रीदा है और कितने में आप बेच रहे हो, आरएसपी, रिटेल सेल्स प्राइस। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स पे कुछ जगह पे टैक्स भी होता है। सो अगर टैक्स है तो यूज़र बोलेगा कि इतने % टैक्स है, और ये टैक्स और जो नेट आरएसपी है वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। सो उसके बाद स्टोरेज लोकेशन है। स्टोरेज लोकेशन ऑप्शनल होती है क्योंकि कुछ स्टोर्स ने प्रॉपरली स्टोरेज लोकेशन बनाई होती है हर प्रोडक्ट की, और उसके हिसाब से वो स्टोर करते हैं। और कुछ स्मॉल लोकल ग्रोसरी शॉप्स वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, तो ये ऑप्शनल फील्ड हमने रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे सेव प्रोडक्ट के बटन के पीछे और फिर हम करेंगे इनएक्टिव प्रोडक्ट बटन के पीछे। तो सेव प्रोडक्ट बटन के पीछे अगर हमने कोडिंग करनी तो चले लॉजिक के बारे में सोचते हैं कि लॉजिक्स क्या होनी चाहिए, कौन सी लॉजिक सप्लाई होनी चाहिए। वेल, सबसे पहली लॉजिक तो ये है कि अगर प्रोडक्ट इनएक्टिव है, सही है ना, इनएक्टिव है प्रोडक्ट, तो अगर स्टेटस उसका इनएक्टिव है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर प्रोडक्ट एक्टिव है और उसमें कोई चेंजेस करता है यूज़र, जैसे कि प्राइस चेंज हो गया या टैक्स रेट चेंज हो गया या सप्लायर चेंज हो गया या प्रोडक्ट का नाम भी चेंज हो सकता है इटसेल्फ, या कैटेगरी, कुछ भी चेंजेस होती हैं, तो फिर यूज़र को अलाउ करना चाहिए, सिस्टम को अलाउ करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट में जो चेंजेस है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं कर सकते अगर प्रोडक्ट इनएक्टिव है। तो ये लॉजिक्स सबसे पहले हमने लगानी है। उसके बाद जो लॉजिक्स लगाएंगे फिर हम वही रेगुलरली, यानी हम कैटेगरी देखेंगे एम्प्टी तो नहीं है, प्रोडक्ट फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, यूनिट ऑफ मेजर एम्प्टी तो नहीं है, सप्लायर एम्प्टी तो नहीं है, परचेज प्राइस एम्प्टी तो नहीं है, आरएसपी एम्प्टी तो नहीं है, टैक्स रेट एम्प्टी तो नहीं है। सो ये लॉजिक्स हम उसके अंदर बिल्ड करेंगे। तो चले
सबसे पहले हम चलते हैं सेव प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाऊँगा और इवेंट टैब पे क्लिक करता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 पे क्लिक किया और यहाँ से हमने पॉपअप में से एक ऑप्शन चूज़ करनी है, वो है कोड बिल्डर। क्लिक ओके। सो ये अब हम आगे हैं अपने कोड बिल्डर में। आई बिलीव मैंने कॉपी किया हुआ था कोड, यस। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, हर किसी, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये मेरी एक प्रैक्टिस है, जो मैं कोड लिखने से पहले ये एरर हैंडलिंग का कोड ज़रूर लिखता हूँ। लिखता नहीं हूँ, टेक्निकली कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। मुझे आता है लिखना, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगर आप सीख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये कोड बाय हैंड लिखें कुछ देर, तकरीबन 15 बार 20 बार, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए कि ये कोड है क्या। इस कोड ब्लॉक के अंदर हमने सारी लॉजिक्स लगानी है, हमने सारा कोड लिखना है, जो भी लिखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लॉजिक, इफ़ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू इनएक्टिव। तो अगर तो इनएक्टिव है तो फिर क्या होना चाहिए, डू सी एम डी डॉट बी मैसेज बॉक्स देना चाहिए। कौन सा मैसेज बॉक्स होना चाहिए, द प्रोडक्ट हैज़ ऑलरेडी been marked inactive and hence this action cannot be performed। ठीक है, सो ये मैसेज है। आप मैसेजिंग अपनी चेंज कर सकते हैं, जो भी मैसेजिंग आपको देनी है। दूसरी लॉजिक हमने लगानी है कि अगर प्रोडक्ट एक्टिव है और उसमें कोई चेंजेस होती है तो फिर जो अपडेट हैं वो हो जानी चाहिए। एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव, ठीक है, देन जो भी चेंजेस हैं उनको सेव कर दो, ठीक है, और फिर मैसेज बॉक्स दो कि भाई साहब the updates to the product has successfully been made। okay, इसमें भी इंफॉर्मेशन आएगा और हेडर भी मैसेज बॉक्स का इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए। अब ये दो लॉजिक्स तो हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट फील्ड्स या ड्रॉप डाउन मेन्यूज को चेक करना, ठीक है। सो एल्स इफ इज नल, यही हमने देखना ना, खाली तो नहीं है फील्ड। मी डॉट कैटेगरी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन टू सी एम डी डॉट बी मैसेज बॉक्स प्लीज चूज द कैटेगरी, ठीक है ना, category from the drop down list। और इसका होगा VB critical और header of course information होगा। ओके, मैं ये भी चाहता हूँ जब यूज़र मैसेज बॉक्स को ओके क्लिक करे तो कर्सर ऑटोमेटिकली कैटेगरी फील्ड में पॉपअप हो जाना चाहिए। तो मी डॉट कैटेगरी डॉट सेट फोकस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप यूज़र एक्सपीरियंस आप ज़बरदस्त कर सकते हैं अपने यूज़र का सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट फील्ड, ये भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एल्स इफ इज नल, ठीक है, मी डॉट प्रोडक्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन टू सी एम डी डॉट बी message box please provide the product name to proceed further। लॉजिक सही बनती है ना कि अगर प्रोडक्ट का नाम ही नहीं देना तो फिर प्रोडक्ट क्रिएट क्यों करनी है भाई। करेक्ट, ये भी क्रिटिकल होगा और हेडिंग भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी। सेम मी डॉट प्रोडक्ट डॉट सेट फोकस, नॉट सेक्शन,
सेट फोकस। नेक्स्ट हम चेक करेंगे UOM, यूनिट्स ऑफ मेजर। सो यूनिट्स ऑफ मेजर में भी ये भी खाली नहीं होना चाहिए। else if me dot UOM dot else if is null, खाली होगा ये चेक करना है। me dot UOM dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, please not prose what I'm typing, please choose the unit of measure for the product to proceed further. Okay, VB critical information, me dot UOM dot value. और राइट, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सप्लायर फील्ड भी खाली नहीं होनी चाहिए। else if me dot supplier dot value is अभी नाश्ता नहीं किया ना तो इसलिए भूल रहा हूँ सब कुछ। me dot supplier dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, please why I'm typing prove, please choose the supplier from the drop down list. ठीक है, VB critical or information, me dot supplier dot set focus. Alrighty, नेक्स्ट परचेज प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी प्राइस में आपने ख़रीदी है वो प्रोडक्ट, सो वो भी निकाली होनी चाहिए। else if is null, me dot purchase price dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, please provide the purchase price of the product to proceed further, comma VB critical information, me dot purchase price dot set focus. राइट, RSP भी तो देनी है ना, कितने पैसे में बेचना है, तो वो भी प्राइस, वो भी फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। else if is null, me dot RSP dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, please provide the retail sales price, RSP stands for retail sales price, of the product to proceed further. Okay, VB critical and information, me dot RSP dot set focus. ओके जी, नेक्स्ट हमने टैक्स रेट प्रोवाइड करें। अब टैक्स रेट भी होता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ जगहों पे, तो जहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल है वहाँ पे टैक्स रेट अप्लाई होगा, सो ये भी फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। else if is null, okay, me dot tax rate dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, please provide the tax rate of the product to proceed further. अगर टैक्स नहीं है तो यूज़र ज़ीरो डाल देगा, सिंपल एज दैट, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा सब कुछ।
ओके, इंफॉर्मेशन मी डॉट टैक्स रेट डॉट सेट फोकस। ठीक है जी। सो ये हो गया। अब जो टैक्स और नेट आरएसपी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये इनको टेबल में, अगर हम टेबल में जाएं, प्रोडक्ट्स टेबल में, सेव कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स डिज़ाइन व्यू। सो अगर हम जाएं प्रोडक्ट्स टेबल में, यहाँ पे हम देखेंगे कि टैक्स और आरएसपी फील्ड ये दोनों कैलकुलेटेड है। सो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स और आरएसपी दोनों ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? परचेज प्राइस, आरएसपी और टैक्स रेट क्या है, बस, बाकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सो अगर तो ये दोनों ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी, तो टैक्स और नेट आरएसपी अगर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होंगी तो इनको हम नॉन एडिटेबल कर देते हैं, इनेबल्ड नो लॉक्ड यस। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि फिर यूज़र अपना इनपुट देते रहेंगे तो वो सही नहीं है। स्टोरेज लोकेशन जैसे मैंने बताया था ये ऑप्शनल है, तो इसके लिए लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारी जो लॉजिक्स हमने लगानी थी वो पूरी हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्रिएटेड बाय, यानी कि किस यूज़र ने ये प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। सो वो इन्फॉर्मेशन कैसे हम लेंगे? अब हम नहीं चाहते कि यूज़र यहाँ पे टाइप करे अपना नाम खुद से, हम ये चाहते हैं कि जो सिस्टम में उसका नाम है वो ऑटोमेटिकली फैच हो और इसमें ऑटोमेटिकली आ जाए। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? वेल सिंपली, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल सा तरीका ये है कि आप डैशबोर्ड फॉर्म में जाओ, ठीक है, और ये जो नाम यहाँ पे होगा जिन्होंने लॉगिन किया है उन्हीं का नाम जो है वो कॉपी हो जाएगा यहाँ पे क्रिएटेड बाय पे। सो ये हमने कोड लगाना है अब। सो अब क्योंकि लॉजिक्स पूरी होंगी तो एल्स, ठीक है। सो अब करेंगे मी डॉट क्रिएटेड बाय डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने ये नाम जो है यहाँ से लेके आना है, तो इसका मतलब फॉर्म्स, ठीक है, डैशबोर्ड एफ, डैशबोर्ड एफ। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप दूसरे फॉर्म का रेफरेंस दे रहे हैं मेक श्योर आपने स्पेलिंग करेक्ट लिखे, नहीं तो एरर आएगा। डैशबोर्ड BOARD एफ, डैशबोर्ड BOARD एफ, ओके करेक्ट है। फिर किस फील्ड से नाम लेके आना है? इस फील्ड से नाम लेके आना हमने। तो एरर से बचने के लिए सिंपली हम ये इस फील्ड का नाम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, सिंपल एज दैट। ओके, अब हम लेंगे क्रिएटेड ऑन स्टेटस और स्टेटस डेट, ये फील्ड भी हमने फिल करनी है। सो मी डॉट क्रिएटेड ऑन, मी डॉट क्रिएटेड ऑन, मी डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू। तो पहले जब प्रोडक्ट क्रिएट होगी तो वो एक्टिव प्रोडक्ट होगी, करेक्ट। मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ, ठीक है जी। डू CMD डॉट सेव, सेव कर देंगे हम ये इंफॉर्मेशन, बीप देंगे हम, डू CMD डॉट बीप, मैसेज बॉक्स हम डिस्प्ले करेंगे द प्रोडक्ट हैज़ successfully been created and marked as active dot VB इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पे और हेडिंग भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, एंड डिफ। तो ये जी हमने सेव, उसके पीछे सेव बटन के पीछे हमने कोडिंग कर ली। उप्स, क्या आ गया? देखा, डिबग करना ज़रूरी है। यहाँ पे सेट फोकस लिखना था, वैल्यू नहीं लिखना था। सेव किया हमने, डिबग किया दोबारा। ओके, मेक श्योर आप डिबग करें, क्योंकि कभी कभी होता है आप जब ऐसे कोडिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसे मिस्टेक हो जाती है जिससे आपको एरर आता है। सो सेव बटन की कोडिंग तो हो गई। अब हमने कोडिंग करनी है इनएक्टिव बटन की कोडिंग। अब जब हम इनएक्टिव बटन की कोडिंग करेंगे तो उसमें भी लॉजिक्स होंगी।
पहली लॉजिक तो ये है कि अगर तो स्टेटस ऑलरेडी इनएक्टिव है तो फिर दोबारा इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, तो फिर एरर देना चाहिए कि भाई साहब ये ऑलरेडी इनएक्टिव है, आप दोबारा क्यों इनएक्टिव कर रहे हो। सही है ना। एक तो ये लॉजिक होगी। दूसरी लॉजिक, उससे भी पहले जो लॉजिक है वो ये होगी कि अगर प्रोडक्ट इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं डिस्प्ले की गई तो एरर देना चाहिए कि भाई साहब पहले प्रोडक्ट तो चूज़ करो, उसके बाद आप इनएक्टिव कर सकते हो। तो पहली लॉजिक ये होगी। दूसरी जो लॉजिक होगी वो स्टेटस वाली होगी। सो अब हम चलते हैं और मार्क इनएक्टिव जो बटन है उसके पीछे कोडिंग करते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ बटन को और इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाके इवेंट टैब डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम लॉजिक्स लगाएंगे। तो लॉजिक्स सिंपल हैं। अगर तो इनएक्टिव हो चुका है तो प्रोडक्ट, तो फिर दोबारा उसको इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन उससे पहले भी एक लॉजिक लगेगी कि इस फॉर्म के ऊपर कोई ना कोई डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, तब जाके ये लॉजिक के बाद वो इनएक्टिव वाली लॉजिक लगेगी। ठीक है। सो अभी देखते हैं हम। देखता हूँ, मैंने कॉपी किया था, बिल्कुल किया था। एरर हैंडलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हमेशा मैं कहता हूँ ये। ओके, resume next. All right, so if is null me dot product id dot value is equal to true, then do cmd dot beep message box, please select nahi, this action cannot be performed as the product is not selected। तो ये वाला मैसेज आएगा एंड वी बी क्रिटिकल होगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, हेडिंग उसकी। एल्स इफ, अब आएगी वो कंडीशन, एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, किसके इज इक्वल टू, वेल इज इक्वल टू इनएक्टिव। ठीक है, अगर इनएक्टिव है ऑलरेडी, देन डू cmd डॉट बीप message box, this action cannot be performed as the product has already been marked inactive। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव है, इनएक्टिव है सॉरी, तो फिर क्यों दोबारा उसको हमने रखना है। तो ये दो लॉजिक्स की ज़रूरत थी मार्क इनएक्टिव बटन के लिए। अब हम जाते हैं अपना नेक्स्ट कोड की तरफ, और वो नेक्स्ट कोड ये होगा कि अगर तो ये दोनों लॉजिक फॉल्स हैं तो फिर प्रोसीड करेगा नेक्स्ट कोड पे, और नेक्स्ट कोड में इसको यूज़र को पूछेगा सिस्टम कि डू यू रियली वांट, कि भाई साहब आप वाकई चाहते हैं इस प्रोडक्ट को इनएक्टिव मार्क करना। तो ये मैसेज बॉक्स आएगा उसके ऊपर, तो उस मैसेज बॉक्स पे यस और नो दो बटन होंगे और वो एक बटन क्लिक करना होगा यूज़र को। तो वो मैसेज बॉक्स कैसे आना है, वो इस लाइन ऑफ कोड से आएगा। एल्स रिस्पॉन्स डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर, और फिर रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स है डू you really want to mark this product as inactive, question mark। ठीक है, उसके बाद ये वी बी यस और नो होंगे, प्लस वी बी क्वेश्चन होगा, कॉमा इंफॉर्मेशन, करेक्ट। ओके, ओप्स, फ्रंटसी क्लोज। तो अगर तो रिस्पॉन्स, तो फिर क्योंकि ये मैसेज बॉक्स आएगा ना, यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज बॉक्स आएगा, यस और नो चूज़ करना है। तो अगर यूज़र यस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, नो पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये अब हम लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं। इफ़ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वी बी यस, देन अगर यस है तो फिर फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटस को एक्टिव से इनएक्टिव कर देना है और स्टेटस डेट को
नाउ जो भी डेट जिस टाइम करेंगे उसी टाइम और डेट और टाइम को लेके आना है। सो इधर हम करेंगे मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इनएक्टिव, ठीक है, ओके, इनएक्टिव। मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ, ठीक है। सो ये हो गया स्टेटस और स्टेटस डेट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको मैसेज बॉक्स देना है कि भाई साहब आपकी जो प्रोडक्ट है वो इनएक्टिव हो चुकी है। सो डू सी एम डी डॉट सेव, डू सी एम डी डॉट सेव, डू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स, द प्रोडक्ट is successfully marked inactive, okay। VB इंफॉर्मेशन होगा और मैसेज बॉक्स का टाइटल भी इंफॉर्मेशन होगा। अगर यूज़र करता है नो पे क्लिक तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये हम लिखेंगे डू नथिंग, एंड इफ और एंड इफ। डिबग कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं की, बिल्कुल सेव हो गया। क्लोज, डैशबोर्ड तो ऑलरेडी क्लोज कर देते हैं, ओके। सो ये हमने कोडिंग कर ली है सेव प्रोडक्ट मार्क इनएक्टिव दोनों बटन की। अब हम थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। ऑफकोर्स फुल फ्लेज टेस्टिंग नहीं करेंगे, वो हम टेस्टिंग की वीडियोस हम लेटर स्टेज में मैं पब्लिश करूँगा, क्योंकि उसमें भी टेस्टिंग में हमेशा बग्स आते हैं, तो उन बग्स को कैसे डिस्कवर करना है, बग्स को कैसे हैंडल करना है, वो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसलिए वो सेपरेट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।